हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इसका सिलेबस कितना रह गया है। जो विभिन्न बोर्डों, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, जहां पर भी हिंदी मीडियम के क्लासेस चलती हैं और एनसीईआरटी बुकों को लागू किया गया है। तो एनसीईआरटी बुकों को कोरोना कोविड-19 का महामारी का समय है, कोविड-19 की महामारी का समय है, उसको देखते हुए शैक्षणिक जो भी संस्थान है आपके महाविद्यालय विद्यालय, वहाँ पर शिक्षण कार्य सही रूप से सुचारू ढंग से चल नहीं पा रहा है। पहली बात तो अभी तक कोई भी कॉलेज या कोई भी संस्थाएं ओपन नहीं की गई हैं, तो उनको रखते हुए 30% आपका जो सिलेबस कम किया गया है, उस सिलेबस के बारे में चर्चा करनी है। आपको क्रम वाइज पढ़ाना भी है। देखिए, हम आपको रसायन विज्ञान का टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ही आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को भी पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको रसायन विज्ञान को पूरे टॉपिक को समझ में आता है, ऐसे ही आपको जब जीव विज्ञान पढ़ाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इंटरेस्ट आएगा इन सब्जेक्ट में। लेकिन जो कोविड-19 की महामारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी के ही विषय में 30% सिलेबस को हटा दिया गया है। ऐसा रसायन विज्ञान में भी हुआ है, उन टॉपिकों को भी हम हटा देंगे। अब जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट अपना विकल्प में चुने हैं और जिन्होंने बायोलॉजी लिया है, जो ऐसी शाखा में जाना चाहते हैं जो बायो से संबंधित होती है, तो वो बायोलॉजी को चुनते हैं, और जिनको मैथ्स लेनी होती है तो वो मैथ को चुनते हैं। ठीक है, ये वैकल्पिक विषय होते हैं। तो वैकल्पिक विषय में जिसने भी जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है, तो सत्र 2020 और 2021 के मध्य कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया में अपना कोहराम मचा रखा है। अब उसका कोहराम मचा रखा है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों और जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावित हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न बोर्डों, ये कहे पूरे इंडिया के बोर्डों ने मिलकर एक स्थिति बनाई, जिसमें कुछ प्रतिशत, जैसे 30% आपका सिलेबस माइनस में कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। उसको आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है, लेकिन आने वाली वर्ष में ऐसा कोरोना का काल खत्म हो जाए, ये दुआ करें, और सभी सिलेबस पुनः से लागू कर दिया जाएगा। तो कोविड-19 के चलते हुए ये कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, इनको ही आपको पढ़ना है, याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। तो एनसीईआरटी की जो संस्था है और विभिन्न बोर्डों ने मिलकर जो एक डिसीजन लिया है, वो चैप्टरों में कन्वर्ट कर दिया गया है कि इतना ही इस वर्ष पढ़ना है, क्योंकि समय है कम आपके पास और सिलेबस को भी फिर वैसे ही रख गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं स्कूलों की तरफ से, कॉलेजों के माध्यम से, लेकिन वो ऑनलाइन तो आप जानते हैं किस प्रकार की चल रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको यही बताने वाले हैं और चैप्टर वाइज बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर आपका हो जाएगा जनन, रिप्रोडक्शन में आपसे 14 अंक का पूछा जाएगा। तभी आपका 14, 18, 14 और 14, 10 मिलाकर सब कितना हो जाएगा, 17 अंक का आपकी लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंक की होगी, जो आपके विद्यालयों में ही चलेगी। 30 अंक की होगी, और जिसमें आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन के अलावा आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होता है, और आप जो रिकॉर्ड बनाकर तैयार करते हैं, फिर आपसे मौखिकी होती है, वाइवा जिसे बोलते हैं, उसमें ये अंक शामिल किए हैं। लेकिन आपको जिसका एग्ज़ाम देना है 70 अंक का, 70 अंक का, उनके लिए ये चैप्टर रखे गए हैं। बस इतने ही चैप्टरों को आपको पढ़ना है और इसके अंतर्गत क्या टॉपिक होते हैं उसको भी बताना है। तो पहला है आपका जनन, रिप्रोडक्शन।
चाहे वो ह्यूमन हो, मनुष्यों में जनन क्रिया हो, चाहे वो पुष्पी पादपों में जनन क्रिया हो, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है और आपको बता देंगे। अभी हर एक चैप्टर के बारे में लिख लिख कर बताएंगे कि कितना टॉपिक आपको एक चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आपको पूर्णांक में दिए जाएंगे 14 मार्क्स। 14 मार्क्स इसके जनन से आएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक आपका होगा आनुवांशिकी और विकास। आनुवांशिकी और विकास आपके 18 मार्क्स के होंगे। आनुवांशिकी मतलब आपको कह सकते हैं जेनेटिक्स और डेवलपमेंट। तो मनुष्य में डेवलपमेंट कैसे हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और आनुवांशिकी तो आप जानते हैं कि जो हमारे डीएनए पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के कण जिन्हें हम जीन कहते हैं, जिनकी खोज जॉनसन ने की थी, ठीक है, और इसका नाम भी स्ट्रॉसबर्गर ने रखा था। तो जो आनुवांशिकी और विकास का चैप्टर है, इससे आपसे पूछे जाने वाले 18 अंक के प्रश्न, 18 अंक के ये पूछे जाने वाले हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना है और कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो अभी आपको हम बताएंगे। तीसरी यूनिट होने वाली है, चैप्टर भी बोल सकते हैं, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। हम जानते हैं कि मानव कल्याण के लिए संसार की हर एक वस्तु निर्भर होती है, चाहे वो पेड़ पौधे या सूक्ष्म कीट क्यों ना हो। सूक्ष्म कीट होते हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म कीट होते हैं जो मनुष्य के जीवन को उद्धार में आवश्यक होते हैं, जैसे गोबर खाद। इसमें जो सूक्ष्म कीट बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो आवश्यक होते हैं। और दूध दही और अन्य चीज़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वो भी सूक्ष्म कीट होते हैं। और सूक्ष्म कीटों द्वारा ही बायोगैस का निर्माण किया जाता है। तो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म कीटों का बहुत ही आवश्यक है। तो उसी के उद्धार के लिए अन्य शाखाएं भी होती हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक होती हैं। तो इससे आपका पूछा जाएगा 14 अंक का प्रश्न। जो भी 14 अंक के प्रश्न होंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय हो सकते हैं। 2 अंक वाले भी होंगे और विकल्प वाले भी होंगे, और क्या होगा आपके विस्तृत उत्तरीय 5 अंक वाले भी प्रश्न होंगे। चौथा आपका चैप्टर आ जाएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ये आपका 10 नंबर का जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल बोलेंगे, उसके अनुप्रयोग और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में बहुत सी दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और बहुत विभिन्न से खोजें की जाती हैं आए दिन की, हमारे लिए ये आवश्यक हो जाती है। जैसे जो मृदा उपजाऊ है, अगर उसकी गुणवत्ता कम होने लगती है तो उसको जैव प्रौद्योगिकी के अंदर ये ज्ञात किया जाता है आखिर इसकी गुणवत्ता क्यों कम हो गई। और हमारे जीनी संतुलन, जो भी हमारे जीनों के बहुत विभिन्न प्रकार के जीनों को बदल कर अनेक प्रकार की किस्में जो है पेड़ पौधों और जंतुओं की बनाई जाती हैं, जिनसे हमें अच्छे मांस और क्या नाम जिसको हम बोलते हैं खाद्यान्न की उत्पत्ति प्राप्त होती है। तो जितने भी ये टॉपिक हैं जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पर सिर्फ इसका ही अध्ययन किया जाता है कि इतनी बढ़ती हुई आबादी के लिए भोज्य पदार्थ कैसे उपलब्ध कराए जाएं, इनके लिए भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए। जो भी है आपके अंतर्गत जो हाइब्रिड वस्तुएं इस समय आपकी हाइब्रिड फसलें होती हैं, तो उसके अंतर्गत जितने भी प्रयोग किए जाते हैं उनके जीनों को बदलकर एक अच्छी किस्म की प्रजातियां तैयार की जाती हैं, जिनसे अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी इसीलिए इनके अनुप्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न साइंटिस्ट अपनी क्रियात्मक कला और अपनी निपुणता के कारण अनेक खोजों के द्वारा एक नई प्रजातियों का विकास करते हैं, और जिनसे हमें दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, शहद उत्पादन में, मधुमक्खी पालन भी जैव प्रौद्योगिकी में आ जाता है। और बहुत सी बीमारियों को हल करने पर वो जन्मजात हों या फिर बाह्य रोग से हम संक्रमित हुए हों, इनके लिए और फिर बहुत सी फसलों को डेवलप करके जिनका विकास किया जाता है, जिनसे अधिक खाद्यान्न की उत्पत्ति होती है। ये जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है।
5वां चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हर एक एजुकेटेड व्यक्ति को ये ज्ञात होना चाहिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में कि आखिर पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाए, क्योंकि आज के समय में जो भी अशिक्षित वर्ग के लोग हैं वो पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक चयन उसको डिसबैलेंस हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण समय पर बारिश नहीं होती है, समय पर गर्मी का मौसम नहीं आता है, समय पर सर्दियों का मौसम नहीं आता है, बारिश का समय कुछ और होना चाहिए, हो गया कुछ और। किसके कारण? क्योंकि हमने इकोसिस्टम को बिगाड़ डाला है, जंगलों को काट कर मैदानी इलाके बना दिए हैं और पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम आजकल ये नहीं जानते हैं कि पर्यावरण को प्रभावित बहुत सी वस्तुएं करती हैं। इस पर्यावरण में जैसे हम विभिन्न गैसों का उत्पादन भी करते रहते हैं, आए दिन बाइक जो ध्वनि प्रदूषण होता रहता है और वायु प्रदूषण होता है, ये जल प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है, विभिन्न सूक्ष्म जीवों और बड़े बड़े जीवों को इससे हानि पहुंचती रहती है। तो इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए सबसे मेन कारण होता है कि आप पेड़ पौधों को संरक्षित रखिए, उनकी सुरक्षा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए उत्साहित होइए और हो जाइए, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणादायी बनाइए कि पेड़ पौधे ही जीवन है, और जैसे पेड़ पौधे जीवन है तो वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और बहुत सी विभिन्न गैसें जो हानिकारक होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो सभी गैसों को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, जिनसे अपना भोजन बनाते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र का ये वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं जो हानिकारक होती हैं उनको कम करने, उनकी सांद्रता को घटा देते हैं। तो पेड़ पौधों का बहुत ही उपयोग है यहाँ पर। अगर इनको काट कर आप मैदानी इलाके बना देंगे या पहाड़ी इलाके हैं उनको काट कर रेत एक समतल स्थान बना देंगे तो आपका इकोसिस्टम डगमगा जाएगा और विभिन्न घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। चक्रवाती तूफान होते हैं और उसके बाद में जैसे एक नई घटनाएं आ जाती है, कभी भूकंप देखने को मिलते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बादलों से अधिक वर्षा हो जाती है, बादल फट जाते हैं। क्यों होता है ऐसी क्रिया? क्योंकि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, उनको जंगल बनाते चले जाते हैं, जंगल से क्या मैदानी इलाके बनाते चले जा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जंगली जंतु जंगल में ही रह सकते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं जो समाज में रह लें। ऐसे जिसमें हर एक जाति का जीव हो, वो अपनी समष्टि और अपनी ही समृद्धि के साथ में रह सकते हैं। विभिन्न समृद्धियों और समष्टियों के साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर एक जंतु दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है भोजन के लिए, जिसे हम कहते हैं आश्रयी भोजन वाले जंतु, जिन्हें हम अपनी भाषा में अगर इकोसिस्टम में कहें तो पिरामिड के आधार पर भी बता सकते हैं कि पिरामिड के आधार पर सबसे पहले हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, और सूर्य के बाद वो पहुंचती है किसमें? सूर्य से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे भोजन बनाते हैं। वो पहुंचती है किनमें? हरे पौधों में, इन्हें हम कहते हैं उत्पादक। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता में प्राथमिक आ जाते हैं बकरी गाय भैंस जो शाकाहारी होती है। फिर उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी होती है, जो सब खा जाते हैं। फिर होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी, जो सिर्फ जंतुओं को ही खा जाते हैं। फिर आपका आ जाता है कि सभी जंतुओं को आखिर एक दिन मृत्यु का मजा चखना है तो वो मर जाएंगे और उनका अपघटन सूक्ष्म कीट करेंगे, तो सूक्ष्म कीट भी आवश्यक हैं। तो इन सब चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका जनन रिप्रोडक्शन, जिसमें मानव जनन और पुष्पी पादपों में जनन किस प्रकार होता है, कि क्या क्या घटनाएं होती है, इसके बारे में अभी चैप्टर वाइज बता देंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक आपका होगा जनन रिप्रोडक्शन।
तो इसको रब कर देते हैं। आप समझ गए होंगे इतने अंक का आपको पढ़ना है। ये इसलिए कम किया गया है क्योंकि कोविड-19 जैसे वायरस विषाणु की महामारी के कारण शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण का कार्य नहीं चल पाया है, तो सिलेबस को, आपके सिलेबस को घटा दिया गया है। तो आपका पहला चैप्टर होगा इकाई फर्स्ट जनन, रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में जानेंगे कितने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो आपको बताते हैं कि पहली यूनिट है जनन रिप्रोडक्शन। तो इसमें टॉपिक आपके सम्मिलित हैं इस वर्ष के लिए, केवल इस वर्ष के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए ये हैं। सत्र के लिए जब ये हैं तो रिप्रोडक्शन टॉपिक में आपको, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ना होगा जीवों का प्रमुख लक्षण जो जातियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक। जीवों की पहला ये लक्षण होता है कि हम अपनी जाति बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं कि जैसे हमारे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, जो हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न किया, जिससे इनकी जाति की निरंतरता बनी हुई है। आपके अंदर आपकी पीढ़ियों के जीन पाए जाते हैं, तभी तो उनकी जो शक्ल और रंग रूप आपसे मिश्रित होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। यदि आपकी मम्मी कहीं और की होती हैं, कोई और कल्चर की होती हैं, तो उनमें वो भी गुण समाहित हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर दुनिया पर अपना स्थायित्व कायम रखेंगे या अपनी प्रजाति को सुरक्षित रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनन की उत्पत्ति करेंगे। जैसे आज के दौर में देखते हैं अपने इंडिया में जो शेरों का है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो बाहरी संकट होते हैं उनके लिए आपने क्या करा, जंगलों को कम कर दिया है, रहने के लिए वास स्थानों की कमी आ गई, भोजन की कमी आ गई, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कम कर दिया है, जिसके कारण उनकी संख्या में भारी मात्रा में कमी हो जा रही है। और वो जिस जाति या किसी पशु पक्षी के साथ ये क्रिया होती है तो वो प्रजाति नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उसे रेड डाटा में डाल दिया जाता है। ऐसी बहुत सी जाति यहाँ पाया जाने वाला अपना भारतीय पशु, इंडियन पशु जिसे हम कहते हैं बाघ, चीता, उसको भी रेड डाटा बुक में लिख दिया गया है, क्योंकि उस पर भी, उसकी प्रजाति पर भी संकट मंडरा रहा है। तो ये होता है कि जीवों की जातियों की निरंतरता तभी बनी रहेगी जब आप रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न करेंगे। और चाहे फिर आप पौधों की निरंतरता बनाए रखें, तो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। तो दूसरा है जनन विधियाँ, अलैंगिक और लैंगिक जनन। आपको जानना होगा कि लैंगिक जनन जो प्रजातियां आपकी होती हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जो उच्च कोटि के जंतु हैं, बहुकोशिकीय, उनमें अलैंगिक जनन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो निम्न कोटि के हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन आप जानते हैं कि जैसे गन्ना बुआना अलैंगिक जनन होता है, आलू को काट कर डालना अलैंगिक जनन होता है, किसी की स्टोक बनाना, यानी कि स्टोक बताते हैं आपकी, किसी की काट या ये कहें कलम लगाना, तो ये भी अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन द्वारा हम बहुत सी प्रजातियों के पौधे उगा लेते हैं और उनकी निरंतरता जाति की बनाए रखते हैं। तो अलैंगिक जनन में द्विविभाजन, जैसे द्विविभाजन होता है, ऐसा जंतु जैसे अमीबा अपने देह भित्ति से दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दो पुत्री सेल को बना लेता है, ये द्विविभाजन। बीजाणु जनन, बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत से क्या करते हैं, अनेक अपने बच्चा सेल जिसे बोलते हैं कि पत्र सेल को बना लेते हैं, और उसके बाद में वो नष्ट हो जाता है और नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, नई संतानों की उत्पत्ति होती है। कलिका निर्माण, अगर कोई प्रजाति ऐसी होती है जो नष्ट होने की कगार पर है, तो उसको हम अन्य पौधे में
उसका रोपण करके उसकी प्रजाति को सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये कल का निर्माण है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पौधों में कायिक प्रवर्धन। अब हम जानते हैं कायिक प्रवर्धन है तने की छाल के द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे बोलते हैं, उससे हम एक पौधे का निर्माण कर सकते हैं। या किसी टहनी का प्रवर्धन कर दें तब भी उसे हम कहते हैं कलिका प्रवर्धन। या गूटी लगाना। जीम्यूल का निर्माण, हम कोई भी एक जीम्यूल बनाकर उसका रोपण कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी किसी भी जाति की पौधे की जाति का जो निरंतरता है वो बनी रहती है। खंडी भवन, आप जानते हैं किसी भी पौधे का कोई अंग कट कर दें, या यूं आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि लिजार्ड छिपकली अपनी पूंछ त्याग देती है और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसकी दोबारा से पूंछ उगाती है, जम आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खंडी भवन, क्योंकि वो अपने खंडों को विभक्त करके उसको दोबारा से बनाना जानती है। पुनरुद्ध भवन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे भी जंतु या कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जैसे प्लेनेरिया, उसको जितने भाग से आप काट दोगे तो प्रत्येक भाग एक नए प्राणी का निर्माण कर लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो इसने इतने ही फर्स्ट इकाई रिप्रोडक्शन जनन में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। और दूसरा जिससे आपको 14 अंक का प्राप्त हो जाएगा और बहुत ही इजी है। जब इन टॉपिक को आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा आप तो पेपर है, और आप 100 में से 100 को लगा सकते हैं, क्योंकि 30 अंक की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी और 70 का आपको लिखना होगा, आपको बोर्ड एग्जाम के समय लिखना होगा। और ये 18 नंबर की यूनिट है, 18 मार्क्स की आपको मिलेगी। आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें टॉपिक आपका है पहला जीवन की उत्पत्ति। देखिए ये साइंटिस्टों का आज भी मतभेद है, वैज्ञानिकों का ये मतभेद है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। किसी साइंटिस्ट या कहें कि दार्शनिक ने दुनिया को 3 दिन में बसा दिया, किसी ने 5 दिन में बसा दिया, लेकिन मुख्य दायित्व जो माना गया है वो बिग बैंग थ्योरी को माना गया है। बिग बैंग थ्योरी में क्योंकि कह रहे हैं कि बाहरी एक टुकड़ा सूर्य से टकराया और सूर्य के छोटे छोटे कण निकल गए, जिनमें कुछ ग्रह बने, जैसे पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति, ये ग्रह अपनी जगह स्थिर हो गए। तो पृथ्वी एक ऐसी जगह पर स्थिर हो गई जहाँ पर जीवन आया, गैसें थी, जल बन गया, जल से विभिन्न गैसें बनी। तो ये अपना अपना मत है। तो इसको टॉपिक वाइज जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही डीपली और आसानी से, सरलता से समझा देंगे। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत ज़्यादा इनमें मतभेद है और हर मतभेद को आपको बताएंगे। और ये आज तक किसी को सही से ज्ञात नहीं है कि ये बात पता चल जाए आपको कि जीवन आया कैसे। ठीक है, तो उसके अंदर दूसरा है जैव विकास एवं विकास के प्रमाण। चलो जीवन आ गया, फिर उसके बाद में हम कैसे इतने बड़े हुए, कैसे इतने डेवलप हो गए, अपने माइंड का यूज कैसे करने लगे। तो हम उनसे लेते हैं कुछ पुराजीवी। जब हम खोज करते हैं, कोई ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ हमें पुराने जीवों के कंकाल अस्थियाँ मिल जाती हैं, उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे पहले पूर्वज ऐसे थे। जैसे आज बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर के जैसे थे, गोरिल्ला के जैसे थे, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सत्य नहीं है। हो सकता है कि होंगे, लेकिन ये कहना, क्योंकि पिछले कई सालों से ह्यूमन की दुनिया चली आ रही है, तब से आज तक बंदरों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। और ये कहें कि गोरिल्ला जाति में कोई परिवर्तन नहीं आया कि वो बंदर से ह्यूमन में बदल जाएं और गोरिल्ला से मनुष्य में बदल जाएं, लेकिन उससे प्रमाण लगाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो बनावट है वो हमारे जैसी ही बिल्कुल है। तुलनात्मक शरीर की रचना, हम अगर तुलना करेंगे, जैसे घोड़े के अगले पैर, घोड़े की अगली टांगें और मनुष्य का ये सीधा हाथ, इनमें पाई जाने वाली हड्डियों यानी कि जो कहते हैं कंकाल की रचना होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। घोड़े की अगली टांग और मनुष्य का एक हाथ, उसकी हड्डियों का जो कंकाल पाया जाता है वो एक समान होता है। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या हमारी जीवन की उत्पत्ति, मनुष्य की जो प्रजाति बनी है वो घोड़े की नस्ल से थी। तो ये भी एक प्रमाण मिल सकता है आपको। अगला है भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण। देखिए भ्रौणिकी बताते हैं कि
चाहे वो चिड़िया का भ्रूण हो, चाहे वो मनुष्य का, चाहे वो बहुत से और भी हो सकते हैं, मछली का। ऐसे विभिन्न प्राणी हैं जिनकी भ्रूणकी जब हम भ्रूण में होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लगभग 2-3 माह की स्थिति में, 1-1.5 माह की स्थिति में होते हैं, तो उस समय की भ्रूणकी जो हमारे बस शरीर की संरचना होती है, कि भ्रूण की संरचना एक समान होती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मनुष्य का जो जीवन उत्पन्न हुआ है, इतना डेवलप हुआ है, वो क्या चिड़िया से आया या मछली के अंडे से आया या अन्य किसी जंतु या पक्षी से उत्पन्न हुआ है? उसमें बदलाव के बाद हो सकता है आपके शरीर पर पाए जाते हों, वो उसके बाद पंख चले गए, आप डेवलप होकर एक ह्यूमन बन गए। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अरबों वर्ष पहले ही जीवन आ चुका था पृथ्वी पर। आणविक प्रमाण, जो शरीर के अंदर के अणुओं की संरचना है, जैसे ब्लड का पाया जाना, उसके अंदर अंग को पाया जाना, तो इनसे भी कई हमारे जंतुओं से संरचना मिल जाती है। ये मिल जाता है कि हम मनुष्य किस प्रकार से बने हैं। तो विभिन्न मनुष्यों ने, हम आपको पहले ही बता रहे, विभिन्न मनुष्यों ने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। फिर डार्विन का सिद्धांत, डार्विन ने योगदान दिया है कि मनुष्य में धीरे धीरे परिवर्तन होकर वो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति करता है, ऐसा। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज ने इसको नकार दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य में अचानक परिवर्तन होते हैं, उसके डीएनए में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। आणविक सिद्धांत यही होता है, आणविक प्रमाण। डीएनए की जो संरचना होती है, उसमें अचानक परिवर्तन होने पर ही नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। ये किसने बताया था? ये बताता विकास की क्रियाविधि उत्परिवर्तन एवं पुनर्योगज। डीएनए टूट फूट गया और नया डीएनए बना। ह्यूमन से, एक कीड़े से कोई छोटी सी, जैसे पहले जो टिड्डियाँ थी वो ग्रीन कलर की नहीं पाई जाती थी, उनका रंग होता था लाल पीला नीला, लेकिन किसी कारणवश उनके डीएनए में चेंज हो गया, आज वो टिड्डियाँ हरी हो गई। जैसे अभी टिड्डियों का प्रकोप चल रहा था, वो भूरे कलर की थी, भूरे पीले पीले रंग की जैसी दिखाई देती थी। तो ये क्या होता है कि हर स्थान की जगह पर हर एक जैसी संतान नहीं होती है। जैसे नेपाल में रहने वाले नाक के बैठे हुए होते हैं, अफ्रीका देशों में रहने वाले साउथ में जो रहते हैं वो थोड़े काले होते हैं, और रेड इंडियन यानी कि अमेरिका में रहने वाले कुछ गोरे होते हैं, अपने इंडियन बीच के होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम एग्लो इंडियन। तो ये आपकी बात हो जाती है प्रमाणों की। उसके बाद इसी में टॉपिक होगा प्राकृतिक चयन। हम जैसी प्रकृति होती, जैसा वातावरण होता है, वैसे ही चयन कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं। तो ऐसे हम में बदलाव आ गए। जीन प्रवाह, एक जीन दूसरे में प्रवाह कर जाता है तो संतान का जो थोड़ा बहुत है, उसकी जो हूबहू होती है, रंग रूप आकार एक जैसा दिखाता है, तो वो जीन के कारण होता है। डीएनए के आणविक मूल पर पाए जाने वाले कुछ विशेष कारक जीन कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जिनसे हम अपनी वंश की निरंतरता को बता सकते हैं कि ये किस वंश से है। एवं आनुवांशिक अफवाह, और यही आनुवांशिक अफवाह होती है, अपवाह, क्योंकि हम अपने आनुवांशिक, अपने माता पिता के लक्षणों को लेकर ही पैदा हुए हैं दुनिया पर, तभी तो उनके चेहरे आपके जैसे मिलते हैं। आप के माता पिता का कुछ ना कुछ अवश्य आपसे मैच करता होगा, क्योंकि आप उनकी ही संतान है। हार्डी का वेनबर्ग सिद्धांत, तो हार्डी का वेनबर्ग सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। और उसके बाद अनुकूलन विकर्ण एवं मानव विकास। अनुकूलन विकर्ण, जैसा जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है वहाँ विकर्ण भी होता है, उसमें हम अनुकूलित कैसे रहते हैं ठीक से, तो ये अनुकूलन विकर्ण हो जाएगा। मानव विकास, हमारी कसेरू दंड बताते हैं कि एक इन धनुष के बाण जैसी थी, लेकिन आज वो सीधी हो गई, हम सीधे खड़े हो सकते हैं। तो ये टॉपिक थे 2 यूनिट के, जिसमें रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट के आ जाते हैं। अब अगला आ जाएगा आपकी तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट के बारे में आपको बताएंगे, इसको रब कर देते हैं। तीसरी और चौथी यूनिट अगर दोनों आ जाती हैं तो दोनों को लिखकर आपको बता देंगे कि ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जितना आपको हमने लिख कर बताया है, यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो 2 नंबर के हो गए। उसके बाद में यूनिट 3। तो अगली इकाई में जो यूनिट आपके चैप्टर होने वाले हैं, तो अगली इकाई है तीसरी, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण।
बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो जीव विज्ञान मानव कल्याण में क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर टॉपिक आपका चलेगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति। देखिए, इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए ये ध्यान दिया गया कि खाद्य उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी की जाए, तो इसकी कार्यनीतियों पर भी वर्क किया गया। तो विभिन्न साइंटिस्ट और कर्मचारी इसलिए खोजें करते रहते हैं आए दिन कि हमारे जो खाद्य उत्पादन वाले पदार्थ हैं उनमें उत्पादन में वृद्धि हो जाए। तो ये होता है, तो सबसे पहले कि हम अगर कम मात्रा में खाद्य पदार्थ को लें और गुणवत्ता पूरी तरीके से मिले, तो कहते हैं खाद्य उत्पादन में सुधार। तो खाद्य उत्पादन में विभिन्न बीमारियों के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं, तो उन फसलों को उन रोगों से दूर रखने के लिए बहुत सी जो जैव उर्वरक भी बनाए जाते हैं और जिनसे हमें क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते रहते हैं। तो इससे भी हमारे खाद्य उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। और जीनी ट्रांसफ़र करके भी हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर लेते हैं, जिससे अच्छी पोषक और गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। पादप प्रजनन, और उनसे हम कई जातियां, एक से एक बेहतर जातियों का उत्पादन करते हैं जो खाद्य उत्पादन का ज़्यादा निर्माण करती हैं। उसके बाद ऊतक संवर्धन, कई फसलें ऐसी होती हैं जिनकी जातियां नष्ट होने की कगार पे आ जाती है, तो हम उनका ऊतक टिश्यू कल्चर कर लेते हैं। ऊतक संवर्धन द्वारा उन पौधों को संरक्षित कर लेते हैं जो मनुष्य के लिए कई जैसे हानिकारक बीमारियों के लिए अगर वो पौधा उपयोगी है तो उसको हम बनाए रखते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। ऊतक संवर्धन। एकल कोशिका प्रोटीन, ऐसा माध्यम जिसमें हमें एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त हो जाए, प्रोटीन की अधिक गुणवत्ता वाले ऐसी हम फसलें बनाएं या ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाएं जिसमें एक प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो और जिससे हमें गुणवत्ता प्राप्त हो जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होती है। ये होगा। बायोफोर्टिफिकेशन होता, फोर्टिफिकेशन में बोलते हैं, इसमें भी यही मुद्दे होते हैं कि हमारे जो मानव कल्याण से संबंधित बायोलॉजी के जैव उपचार हैं वो हमारे जीवन को कैसे संरक्षित रखेंगे कि कम से कम पौधों से ज़्यादा हम अन्न की उत्पत्ति कर लें और हमारा जीवन सुखमय रहे, नहीं तो फिर क्या होती है, भूखमरी की कगार शुरू हो जाती है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक तो आपको उच्च गुणवत्ता का शहद प्राप्त होता है और उससे मोम की भी प्राप्ति होती है जो विभिन्न औषधियों में उपयोग में लाया जाता है। ये एक क्या है, आपका व्यावसायिक मुद्दा भी है। पशुपालन, जब हम पशुओं को पालते हैं तो पशुओं से भी 2-3 चीज़ों की प्राप्ति होती है। पशु हमें दुग्ध उत्पादन के लिए होते हैं। अच्छी नस्लों का पशु हम पालेंगे तो अच्छी नस्लों के क्या करेंगे, अच्छी नस्लों के पशुओं को पालेंगे तो वो ज़्यादा दूध देंगी और ज़्यादा मांस का उत्पादन करेंगी। और मुर्गियां हैं, इनका अगर पालन, भेड़ बकरी कोई भी जाती है, अंडा उत्पादन भी इसी में आ जाएगा। तो क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडा, मांस, दूध आदि की उत्पत्ति प्राप्त होगी जो एक पोषक का मुख्य आधार है। तो इस यूनिट में हमें यही पढ़ना होगा। चौथी यूनिट जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड यूजेस। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम जिन भयंकर बीमारियों से लिप्त होते हैं जन्मजात, उनका भी इलाज किया जाता है। तो क्या होता है, आनुवांशिक प्रौद्योगिकी, यानी कि हमारे वंश में जो भी बीमारियां हैं उनके जीनों को बदलकर एक अच्छी जाति बनाई जा सकती है। ये मानव उद्योगी होगी। जैसे हमें जन्मजात बड़धानता होती है, क्रीडूचैड रोग होते हैं, इटाई, ये बहुत से ऐसे वांशिक रोग होते हैं जिनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। किसके द्वारा? आनुवांशिक प्रौद्योगिकी। इसको हम पढ़ेंगे डीपली। कृषि एवं स्वास्थ्य में अनुप्रयोग, बहुत सी कृषियाँ ऐसी होती हैं जिनके जीन में बदलाव करके हम ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं अन्न का, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, आनुवंशिकी का प्रयोग करते हैं, जीनी तकनीकी लगाते हैं कि आखिर कैसे गुणवत्ता सुधारी जाए, अच्छी फसलें उगाई जाएं। उसके बाद मानव इंसुलिन, देखिए आजकल इंसुलिन हार्मोन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि
जो हमारे समाज में आजकल एक बीमारी का ज़्यादा प्रचलन चलता है जिसे हम कहते हैं मधुमेह रोग। तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। जब हमारा अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं करता है तो उसको भी हम जैव टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्लाज्मिड वेक्टर में इंजेक्ट करके वो जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों प्लाज्मिड बना देता है तो मानव जीन भी अधिक मात्रा में कहते हैं इकट्ठा हो जाता है। तो हम इंसुलिन हार्मोन का भी उत्पादन कर लेते हैं, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। एवं औषधि उत्पादन, औषधियों को तो जानते ही हैं कि हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो औषधियों में भी इसका उपयोग होता है। स्टेम कोशिका प्रौद्योगिकी, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर जीनी बीमारियां पाई जाती हैं उनको उस स्थान से हटाकर एक नया स्टेम लगा देते हैं या नया टुकड़ा लगा देते हैं डीएनए के स्थान पर जो पाई जाती हैं बीमारियां, तो उसे कहते हैं स्टेम कोशिका प्रौद्योगिकी। और जीनी संश्लेषण, आज के ज़माने में मनुष्य ने कई जीनों का संश्लेषण कर दिया और नई नई जातियों का उत्पादन भी किया है, जिनमें आप जान सकते हैं कि घोड़े और गधे की नस्ल से बना है खच्चर, तो वो जीनी संश्लेषण है। वो भार को अधिक उठा सकता है तो हमें ऐसे चाहिए जो भार को अधिक उठा सकते हैं। उसके बाद में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवधारी, यही जो खच्चर बना है, ऐसे जीवधारी जो हमें कई मात्रा में सुखद या बताते हैं कि दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो उन्हें आनुवांशिक रूप से हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। उनके कई बीमारियों को हटा कर जो उनमें कमियां पाई जाती हैं उनके जीन को पृथक करके नया जीन को जोड़ देते हैं पीसीबीआर और पीसीबी प्लाज्मिड वेक्टर द्वारा से। तो पीसीआर और पीसीबी से जोड़ते हैं। तो ये आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही से समझ जाएंगे। बीटी फसलें, बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस हार्मोन्स अगर जिस फसल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस फसल के क्रॉप में इंजेक्ट मतलब बीज में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं कि फसलें उन पर कोई भी बैक्टीरिया या कोई बाहरी कारक प्रभाव नहीं करता है, तो बीटी फसलों का उत्पादन होता है जिसमें बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी फसलों में कोई बाहरी कारक या बैक्टीरिया कार्य नहीं करता है, फसलें बहुत अच्छी तरीके से उत्पन्न होती है, लेकिन इन पर आजकल बैन लगा दिया गया है। अगला ट्रांसजेनिक जंतु, जिन्हें हम ट्रांस करके एक नई प्रजाति, एक नई अजीबोगरीब प्रजाति का, जिनके जीन में बदलाव करके एक नई प्रजाति का जंतु बनाते हैं, उसे हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, हमें मांस और दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में मिलता है। और कहते हैं पेड़ पौधों में भी ट्रांसजेनिक पौधे बनाए जाते हैं। जैव चक्र के मुद्दे, बायोपायरेसी और आविष्कार। बायोपायरेसी और जैव चक्र के मुद्दे क्या होते हैं, जो जैव चक्र में घटनाएं हो रही हैं इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है तो उसको हम जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सुलझा लेते हैं। बायोपायरेसी ऐसी विधि जिसमें हमारा देश यदि कोई भी फसल का निर्माण करता है जो बहुत ही गुणवत्ता वाली होती है और उसका निर्माण करने के बाद यदि वो फसल को कोई और देश अन्य तरीके से उसके मुद्दे को चुरा लेता है तो ये क्रियाविधि कहलाती है बायोपायरेसी। यहाँ पर अपने यहाँ कौन सा होता है, बासमती चावल की फसल होती है, उसको चाइना में अन्य चावल पर लेपित करके क्या बताते हैं कि बासमती चावल है, लेकिन वो चावल होता नहीं है रियल, तो उसके मुद्दे को चुरा लिया है, तो ये तकनीकी कहलाती है बायोपायरेसी। अब इसमें आ जाती है आपकी 5वीं यूनिट इकाई 5, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अंतिम यूनिट क्या है, इकाई 5, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट्स। तो इसके बारे में जो यहाँ पर टॉपिक आपके लिखे गए हैं यही आपको केवल पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना। और ये अंतिम यूनिट है, इसके बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आपको पढ़ना है और इसको हम आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपके वीडियो बना कर आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे हर एक बात को। तो टॉपिक में पहला है जीव और पर्यावरण। देखिए पहले इकोसिस्टम समझ लीजिए, वो इकोसिस्टम ऐसा एक स्थान जहाँ
आस का पास का वातावरण ऐसा होता है जहाँ ग्रीन फसलें, जीव जंतु, मनुष्य जो भी है, चाहे वो उच्च कोटि का मन जीव हो चाहे वो निम्न कोटि का हो, एक ही वातावरण में रहता है जहाँ पर सभी चीज़ों का संतुलित होता है, चाहे वो गैसीय क्यों ना हो, जलीय क्यों ना हो, चाहे वातावरणीय क्यों ना हो। तो ऐसा स्थान जहाँ पर आपको सुखमय प्रदान होता, आनंद प्रतीत होता है, जहाँ जल भराव और सभी चीज़ें एक समान रहती हैं, तो वो कहलाती है इकोसिस्टम, पर्यावरण। पर्यावरण जानते हैं ऐसा परिवास जिसमें सभी जीव जंतु, सभी जाति के जीव जंतु जब रहते हैं और आपस में मिलजुल कर वास करते हैं। देखिए ये तो अलग बात है कि जो मांसाहारी जंतु है वो शाकाहारी को भक्षण कर लेते हैं, तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि वो उनका नेचर है, प्रकृति है ये, कि एक मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाता है तो खा जाता है, ये तो उनका भक्षण करने का सिस्टम है। तो इसमें वास स्थान एवं कर्मता, हर एक जीवधारी को रहने के लिए अपना वास स्थान चाहिए होता है और वो उसमें रहता है अपनी समष्टि के साथ, और अकेले भी जीवन यापन करता है, वो उसका कर्मता होती है। समष्टि एवं पारिस्थितिकी अनुकूलन, बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो एक समष्टि, एक अपना कुल बना कर रहते हैं, यानी कि एक गढ़ बना कर रहते हैं, जिसे कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि एक बसेरा और एक बस्ती, जिसमें बहुत सी समष्टियाँ एक जाति की और अनेक जाति की रहती हैं, जिसमें मनुष्य भी हो सकता है, जीव जानवर जंतु, छोटे मोटे कीड़े और जो दुग्ध देने वाले आसपास की फसलें, ये सब क्या कहलाएंगी? समष्टियाँ। समष्टि में, समूह में रहना समष्टियाँ कहलाती हैं, और जिनमें मनुष्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वह परिस्थिति अनुकूलन कहलाती है, जिसमें उसका जीवन सुरक्षित और सरल पूर्वक यापन कर पाए। समष्टियाँ पारस्परिक क्रियाएं एवं क्रियाएं सहकार्तियाँ, देखिए समष्टियों में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, किसी से लाभ होता है, किसी से हानि होती है, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाली समष्टियों से बहुत सी ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनसे हमें लाभ भी प्राप्त होता है, हानि। जैसे आपके यहाँ पर अगर कुत्ता रहता है तो एक वो पालतू जानवर है, तो वो आपकी सुरक्षा करता है, लेकिन आपका खाना खाता है, ये हानि है, ठीक है। आपके समष्टियों में यदि आपके पास पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, बकरी भैंस जानवर आपके पास में रहते हैं तो आपको उससे दुग्ध की प्राप्ति होती है, तो इनसे पारस्परिक क्रियाएं चलती रहती हैं, क्योंकि दुग्ध का भी उत्पादन करना है। तो ये क्या होती है, इस पर आगे आ जाती है स्पर्धा। हर एक जाति, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, चाहे अपने माता पिता को देख लिए, जीवन यापन करने के लिए स्पर्धा करते, कंपटीशन लगी होती है, किसका जीवन ज़्यादा अनुकूल बन जाए, कौन अपने अच्छे घर में वास करे, ऐसा घर हो जिसमें चारों तरफ का सुख हो, तो उसके लिए स्पर्धा होती है। परभक्षण, बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दूसरे को भक्षण कर लेते हैं, तो उसे परभक्षण। परजीविता, जो दूसरों के भोजन के ऊपर आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे भैंस जानवर है तो ये दूसरों पर आश्रित है, हम भी परजीवी में आते हैं, हम पौधों पर आश्रित हैं तो भी परजीवी बोले जाते हैं। पौधा होता है वो उत्पादक होता है, वो किसी पर आश्रित नहीं, वो सूर्य पर आश्रित होता है। समष्टि गुण एवं वृद्धि एवं जन्म दर और मृत्यु, तो वो समष्टियों में ये गुण तो पाया जाता है कि उसमें बहुत से जीव जंतुओं की जन्म भी होंगे और मृत्यु दर भी होगी। यदि कोई हानि लग जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है, और वैसे उनकी मृत्यु दर एक नेचर और प्रकृति के आधार पर होती है। जैसे कि हम बताएं, जितना मच्छर अंडे देता है एक बार में, अगर सभी मच्छर जीवित रह जाएं तो मनुष्य का जीवन क्या कर देंगे, दुर्लभ कर देंगे, उनको इतना ज़्यादा परेशान करेंगे, तो उतने ही लेवल में रहते हैं। जैसे और भी ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का उत्पादन करते हैं लेकिन कम ही मात्रा में रहते हैं। सांप भी बहुत अंडे देता है लेकिन कम ही रह जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक नेचर है। सभी जीवित रह जाएंगे तो मनुष्य का जीवन निर्भर नहीं, आसान नहीं होगा, और ये कारण मनुष्य सबसे उत्कृष्ट एक मानव कहते हैं, भगवान की रचना है, और उसके जीवन को कोई भी खतरा पहुंचाता है तो वो प्रजाति ही नष्ट हो जाती है। अगला टॉपिक होगा आपका जैव विविधता एवं संकुलना। जैव विविधता, हम में विविधताएँ पाई जाती हैं। कश्मीरी अलग होते हैं इंसान, आप देख लें केरल के अलग होंगे, थोड़े काले होंगे, बिहार के अलग होंगे, या देख लें साउथ इंडियन अलग होंगे, तो ये इनमें क्या होगी, विविधताएं पाई गई। जानवरों में देखते हैं जंगली भैंसें अलग होती हैं, गाँव में रहने वाली अलग,
जंगली कुत्तों का अलग होता है आकार, और ये उनमें जो अंतर होता है ये विविधता कहलाती है। इसे कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। ये विविधताएं पाई जाती हैं उनके अनुकूलन के हिसाब से, वो किस जगह वास करते हैं वैसे ही उनकी शरीर की बनावट हो जाती है। जैव विविधता के रूप, जैव विविधता के कई रूप होते हैं, कई आसपास का अपना पर्यावरण के कारण उनमें कई रचनाएं पाई जाती हैं। जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं विविधता संरक्षण। देखिए जैव विविधता का बहुत महत्व है, क्योंकि जैव आसपास के पर्यावरण का हम पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही खुद को ढाल लेंगे, वैसे ही हो जाएं। आप जंगल में रहेंगे तो आपके शरीर पर उगने वाले बाल भी जंगली कांटों के जैसे हार्ड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, तो क्योंकि हम जंगल में रहे, हम सॉफ्ट स्थान पर रहते हैं, एक समष्टि बनाकर रहते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर की बनावट हो जाती है। हॉट स्पॉट, ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा जाना दुर्लभ हो, जहाँ पर ऐसे जंगली जानवर रहते हों, तो वो हॉट स्पॉट में आ जाते हैं, या फिर जहाँ पर अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती हों और हम उस जगह पर नहीं जाते, हॉट स्पॉट कहलाता है। या फिर हॉट स्पॉट को कह सकते हैं कि बहुत सा ऐसा एरिया जहाँ पर किसी भी प्रकृति को आप नुकसान नहीं पहुँचाते, वो भी हॉट स्पॉट में आ जाता। संकटग्रस्त जीव, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, अगर उस पर उसके जीवन और उसकी समष्टि, उसकी जाति पर संकट आ गया है तो वो संकट जीव ग्रस्त होते हैं। और जैसे इस समय आप देखते हैं सांप हैं, विभिन्न जातियां जो नष्ट होती चली जा रही हैं, तो उन पर संकट मंडरा रहा है। विलुप्ति, संकट जब ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पहले गिद्ध रहा करते थे, वो कुछ समय बाद चले गए यहाँ से, वो विलुप्त हो गए। ऐसे ही गौरैया नाम की चिड़िया रहती थी आपके घरों में, कच्चे मकानों में, अब चूँकि सब पक्के मकान हो गए हैं तो उसका जीवन दुर्लभ हो गया, वो भी विलुप्त हो गई। एक होता है डोडो नाम का पक्षी, अभी हाल ही में विलुप्त हुआ। रेड डाटा बुक, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता कि ये प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पे, इनकी जाति नष्ट हो जाएगी, ये एक दिन इस दुनिया से इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो उनको रेड डाटा बुक में लिख दिया जाता है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे स्थान जहाँ पर जीवधारियों को स्फीयर कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चिड़ियाघर, और ऐसे कभी चिड़ियाघर होते हैं तो कभी हाथी घर बना दिए जाते हैं, तो ये जहाँ जो जाति सुरक्षित की जाती है वो बायोस्फीयर। राष्ट्रीय उद्यान, बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा है, गिरी है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्या करते हैं, यहाँ पर जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये सभी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसको विस्तृत रूप से पूरा ओपन करके आपको बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका होगा यूनिट, जिसमें हम बोलेंगे आपको जनन, रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक दोनों बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और शुरुआती टॉपिक के साथ। इसमें तो आपको सिर्फ ये बताने का कारण था कि आपको सिलेबस में इस साल के लिए पढ़ना कितना है, और बहुत कम सिलेबस है, ये आपको लिखकर बताया है, इतना सिलेबस बहुत कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।